कि आज मैं चाहता हूँ फटाफट एक बार पूरी इंडियन के मेन क्वेश्चन रिवाइज कर लें यहीं। अंग्रेज क्या चाहते थे, हमें बर्बाद कैसे करना चाहते थे? तो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, टॉप लिस्ट क्वेश्चन, हमें बर्बाद करो। कैसे करो? क्या करो, हमारा सारा रॉ मटेरियल ले जाओ ब्रिटेन, ताकि यहाँ कच्चा माल ना हो, तो अपने आप यहाँ के सारे बिजनेस क्या हो जाएं, बंद। और फिर हम पर क्या प्रेशर डालते थे, कहाँ से माल ले लो तुम इंपोर्ट करो कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये था उनका डबल मोटिव। कैसे, हमें डी इंडस्ट्रियलाइज, खत्म करो इनको। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज बंद करवा दी, टैक्स लगा लगा के हमारे बिजनेसमैनों पे, ताकि हम कौन सा माल खरीदें, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का। और हमें डिपेंडेंट बना दिया ब्रिटेन पे। एक चीज याद रखनी है, आटा दाल चावल के लिए हमें डिपेंडेंट बनाया अमेरिका पे। वो ब्रिटेन नहीं बनाता था फूड प्रोडक्ट्स, वीट वगैरह। और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए किस पे डिपेंडेंट बना दिया, इस पे, ब्रिटेन पे। फूड के लिए अमेरिका, अदर प्रोडक्ट्स ब्रिटेन। इंडिया कहते तुम अपना बंद कर दो सब। मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुलने दी, टिस्को टाटा ने कैसे कैसे खोली, कब, 1907 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स यानी जो सीमेंट, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खुलने दी इंडिया में। जीडीपी बहुत कम, पब्लिक सेक्टर भी, सरकार हमारी रेलवेज वगैरह ही कर पाई, ज्यादा काम सरकार का भी नहीं था। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आजादी के टाइम। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी सारा कंट्रोल किसका, ब्रिटेन। तो मोर देन हाफ ट्रेड ब्रिटेन से, थोड़ा बहुत श्रीलंका और आसपास के देशों से। और एक स्विस कैनाल बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ईयर, 69 में। ताकि ये इंडिया, ये ब्रिटेन, तो पहले नीचे से माल जाता था सारा, यहाँ शॉर्टकट बना दिया, ताकि लूट खसूट क्या कर सकें, ज्यादा और जल्दी से जल्दी। हमारे देश का एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया मनीष, हमारा माल कहाँ बेच रही है सब, सब देशों में। और खूब कमा रहे पैसा, और पैसा हमें नहीं मिल रहा। क्या करा इन्होंने उस पैसे से, ये पढ़ो। अपने ऑफिस बनाओ भाई, और ऑफिस बनाओ, और लड़ाइयां लड़ो। और जो सर्विसेज इंडिया में नहीं मिल पा रही, अपने फायदे वाली बैंकिंग और जो भी है वो इंपोर्ट कर लो, और कोई सर्विस। अपनी मौज चालू रहनी चाहिए, इंडियंस बर्बाद होए तो होएं। सारा पैसा हमारा लूट गए। एवरेज लाइफ, अब मैंने कहा था एनसीईआरटी के में ना डेटा चेंज होता रहता, तो अब मैंने नया वाला क्या करना है हमें। पुरानी लाइफ कितनी थी एवरेज, 32, अब कितनी है, याद रखना। डेमोग्राफी ट्रांजिशन या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921। उससे पहले पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, फैक्ट्रीज बहुत कम होती थी, पर इसके बाद सब कुछ बढ़ गया। तो कौन सा ईयर है, डेमोग्राफी बदल गई देश की, कब, मेन बातें हैं, बार बार कह रहा हूं। ये टॉप लिस्ट वाले एक बार जिसको लिखना हो तो आज घर जाके अपना वीडियो से नोट्स भी बना लेना इसके। वैसे सब तो हम कर चुके हैं, पर मैं समरी बना के लाया हूं आज पूरी इंडियन की। कौन थे मेन इकोनॉमिस्ट हमारे, वी के आर वी राव, दादा भाई नरोजी, एक आध और जो सा अच्छा नाम लगे। रिलायबल किसका था, राव। अब इन सब ने एक बात कही कि देश का जो रियल जीडीपी है वो बढ़ रहा है 2%। ठीक है, ये बात अगर लिखनी है तो लिख लो, पहले हमने इस पे जोर नहीं दिया था, पर मुझे लग रहा है कई बार ना ये बात कहीं आ ना जाए। कुछ कुछ डेटा याद कर लो। ये राव सबसे रिलायबल बंदा था, और इसने क्या बताया कि कितना बढ़ता है देश का जीडीपी, सिर्फ 2%। और पर पर्सन देखें तो 0.5। क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, अब तुम जीडीपी 2 बढ़ा रहे हो, 1.5 तो पॉपुलेशन बढ़ गई। तो नेट पर पर्सन कितना बढ़ रहा था उस जमाने में, सिर्फ 0.5। याद होगा अभी, क्या लिखना है, रियल जीडीपी कितना बढ़ता था तब, 2, 1.5 तो पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, तो पब्लिक को सिर्फ 0.5 का फायदा हो रहा था पर पर्सन। तो कोई बहुत अच्छी बात है ये देश की, कितनी बुरी हालत। अंग्रेजों ने दबा के हमें बर्बाद किया। कौन कौन सी बस छोटी मोटी कंपनियां काम कर रही थी, कपड़ा वपड़ा, और एक टिस्को टाटा की बस।
वो कोई बिजनेस ही नहीं इंडिया में। प्लान क्या होता है? तो प्लान बताता है कैसे हमें मंजिल तक पहुंचना है, रिसोर्सिस का क्या करना है हमें बेस्ट इस्तेमाल। अब चार प्लान है हमारे, जिसका नाम चार हमारे थे, जिसे क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, जेम्स। ये है हमारे चार गोल्स। जेम्स, पहला बोलो, ग्रोथ, इक्विटी, और एस, सेल्फ रिलायंस। जेम्स पक्का आना भी क्वेश्चन। इंडिया के 5 ईयर प्लानिंग का मकसद जेम्स। हो गया अभी। ग्रोथ किसको बढ़ाएं? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, और सर्विसेज बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। ठीक है, मेन यही है, बढ़ाओ। इक्विटी यानी अमीर गरीब का गैप क्या हो, कम हो। इक्विटी लाओ देश में। तो कैसे लाएं? गरीब गरीब अमीर पे तो टैक्स लगा दो, पर गरीब को क्या दो, सब्सिडी, फ्री पढ़ाई वढ़ाई, गैप कम करो, इनकम इनइक्वालिटीज। इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन, दो टाइप से मॉडर्नाइजेशन, मशीन्स बढ़िया हो, और सोच सबसे बड़ा है, मेंटल आउटलुक, सोच को मॉडर्न करो। क्योंकि तब इंडिया की सोच थी वुमेन को काम पे मत कराओ, लोगों को ज्यादा मत पढ़ाओ। ये तो गलत गलत सोच है ना। आधी पॉपुलेशन ही तुमने अनपढ़ बना दो कि वे आधी वुमेन को अनपढ़ ही रखो, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, काम मत कराओ, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा देश का? तो सोच को बदलना था। आगे अभी मॉडर्नाइजेशन डबल, वुमेन को राइट दो बिजनेस वगैरह में, उनको भी जगह मिले। एस, सेल्फ रिलायंस। अक्षत बताओ, अंग्रेज क्या कहते थे हमें, अपना माल बनाओ या सब कुछ इंपोर्ट करो? पर इससे तो हमारा पैसा वैसा सब, और नौकरी जनरेट होगी अगर सारा माल अंग्रेजों से खरीदेंगे तो। नौकरी कब बनेगी? इंडिया में माल बने तो नौकरी आएगी। तो अब हमने प्लान बनाया भाई, अंग्रेजों पे डिपेंडेंट, अपना माल कहाँ बनेगा आज से, इंडिया में बनेगा। तो इससे जॉब्स कहाँ आएंगी कुशान, इंडिया। इसे बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, जो कि आगे बनेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। मतलब इंपोर्ट्स मत करो, क्या करो, उसको सब्स्टिट्यूट करो, कहां से, इंडियन गुड्स, इंडियन माल बने। आगे भी इंडियन इको, ध्यान से सोचो कि बहुत प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। ये ऐसी नहीं कह रहा मैं तुम्हें H2O रट लो पानी बन जाएगा, या ऐसे कर लो हवा बन जाएगी, ये हवा की बातें नहीं हो रही, रियल लाइफ देश की बात हो रही। अगला, एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम थी? मॉनसून था, डिसगाइज था, लोग कम चाहिए, लगा कितने रखे हमने, ज्यादा, चल भाई टाइम पास हो जाएगा। मान लो फादर की दुकान है, दो बंदों से काम चल रहा है, अब तीन बच्चे भी हैं, कह रहे हैं चल तू भी बैठ जा टाइम पास कर, माल उतना ही बन रहा है। यानी उनके आने से मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ा, एमपी जीरो। वो दो पेरेंट्स, फादर, दो मान लो चाचा और ताया थे, तब भी वही माल बन रहा था, तीन बच्चे जुड़ गए तब भी वही माल बन रहा था। यानी वो तीनों कौन है, एक टाइप से निकम्मे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कोई फायदा नहीं हुआ उनका, आने से कुछ नहीं हुआ। पर सोसाइटी के लिए बैठ गए, चलो भाई बैठे हैं। ओल्ड मेथड्स, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर थी, मतलब जितना आटा दाल उगाया, फैमिली ने खा पी लिया, चलो भाई, बहुत नेग्लिजिबल, ये सबसिस्टेंस है, यानी सेल्फ यूज बस। ये था हमारा एग्रीकल्चर, कब का, आजादी के पुराना। और क्या हो रहा था, फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करा जा रहा था तब। सरकार ने कहा भाई एग्रीकल्चर को टॉप पे लेके जाना है अब। मैं कहता हूँ टेबल कुर्सी नहीं बने, आटा दाल चावल तो हो अपने पे। एक गुलाम देश का पहला टारगेट बताओ, गाड़ियां इंडस्ट्रीज होना चाहिए, आटा दाल, आटा दाल चावल, वही नहीं था देश में। तो पहला प्लान बनाया, ये जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ना, जमींदार बिठा दो, मारेंगे लेबरों को और उनसे माल बनवाएंगे, हम मालिक हैं, वो सिस्टम बंद। जमींदारी इंटरमीडिएरी सिस्टम बंद। जो मेहनत करे जमीन ले ले सरकार से। और जितनों पे एक्स्ट्रा जमीनें थी, सरकार ने जब्त कर ली कि भाई ये अंग्रेजों वाला सिस्टम नहीं चलेगा, मेहनत करो काम करो।
जमींदारों से छीन ली और किसको बांट दी? एक्चुअल टिलर, एक्चुअल फार्म। लैंड सीलिंग अभी मैंने बताया, एक लिमिट बना दी भाई, इस इलाके में 1 एकड़ से ऊपर जमीन किसी पे नहीं है, जिसकी है जब्त करो, इसमें 2 एकड़ इलाके वाइज। फिर सरकार क्या लाई? ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन से 2 प्रोडक्ट्स के लिए लाई मेन? वीट, राइस, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता था पार्थ इसमें? HYV सीड्स को यूज करो, विद फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स भी होते थे इसमें। प्रोडक्शन 10 10 टाइम्स बढ़ जाती थी इससे। फायदा बहुत हुआ, सिर्फ एक नुकसान था इससे कि इसमें किस केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रीन में फायदे तो बहुत हुए, क्या नुकसान हुआ? एक नुकसान बस, केमिकल्स फर्टिलाइजर बहुत लगते हैं इसमें। हाँ, लैंड सीलिंग्स का मिसयूज भी हुआ। हाँ वो, हाँ पर वो इतना टॉप लिस्ट नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं आज अभी नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ टॉप लिस्ट बना के लाया हूं। अगर आ जाए बेनिफिट्स क्या क्या हुए, फर्स्ट, मार्केटेड सरप्लस, मतलब या ना, अब हम माल को, मैंने पहले तो क्या हो रहा था, जितना आटा दाल चावल बनता था फैमिली खा पी ली। अब क्या होने लगा? मतलब खाने पीने के बाद क्योंकि 10 गुना बढ़ गया, तो बेचो, पैसा बनाओ सब। दबा के माल बन रहा है अब। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग, उसको मैरेकल यानी जादूगर सीड्स भी बोलते हैं। कुशान, आटे दाल का रेट गिर गया, बताओ क्यों? बल्क में माल है, खुला माल है, तो रेट तो गिरेंगे। दिमाग चलाओ, ये मत समझो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दिमाग चलाओ, अपने आप इको बनेगी। अक्षत, अब बफर स्टॉक भी बन रहा है, मतलब बुरे वक्त के लिए सरकार ने गुल्लक में आटा दाल चावल भर लिए। भाई कल को कोरोना वरोना आ जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, तो ये आटा दाल चावल बुरे वक्त की गुल्लक, क्या बोलते हैं इसको? बफर स्टॉक। फोर्थ, गौरी बताओ, अब हम क्या बन गए? पहले अमेरिका धमकाता था मैं, भाई आटा दाल तुम्हारा बंद कर दूंगा जो कह रहा हूँ। वोटिंग होती थी ना जब इंटरनेशनल, कहता था जहां मैं कह रहा हूँ वहां बटन दबेगा तुम्हारे देश का, हर कंट्री को एक वोट होता है इंटरनेशनल मैटर्स में। हमें किसकी माननी पड़ती थी? कुर्सी देते थे कोने वाली मीटिंग में, हमें बैठ जाओ वहां पे। आज की डेट में कहानी बिल्कुल पलट गई है। आज सेंटर में सीट मिलती है, फ्रंट में हमें, क्योंकि आज हमारी चलती है वर्ल्ड में। अगला, सरकार लेके आई IPR 56, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। पहला लाई थी IPR 48 में, पर वो फ्लॉप। सक्सेसफुल पॉलिसी कब बनाई सरकार ने? सरकार ने कहा भाई देखो, गुलाम लोग हैं, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो हम रिसोर्सेस का मिसयूज नहीं कर सकते, बहुत कम लोगों को प्रोडक्शन लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि सबको बांट दिया तो देश के रिसोर्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट। तो हम सिर्फ टॉप के लोगों को देंगे, सरकार पहले चेकिंग करेगी बंदा समझदार है या, तो लिस्ट बनाएगी, देखो क्या। ए, फटाफट गौरी बोलो, ए लिस्ट में कौन बिजनेस कर सकता है? बस सिर्फ सरकार करेगी। ए लिस्ट के मान लो रेलवे, ये बिजनेस कौन करेगी? बस सरकार। लिस्ट ए याद रखना है। लिस्ट बी, कुशान, मालिक सरकार रहेगी, वो छोटे काम के लिए सपोर्ट ले सकती है प्राइवेट से, जैसे रेलवे की मालिक सरकार है, पर उसमें खाना मान लो डोमिनोज सप्लाई कर रहा है, तो तुमने प्राइवेट से मदद ले ली। कोई और केटरर कर रहा है, मदद ले लो। तीसरा, शेड्यूल सी, अपना कर लो, जैसे मैं कुर्सी बना रहा हूँ, पंखा बना रहा हूँ, इसमें सरकार का कोई मतलब, ये मैं अपना कर सकता हूँ काम। पर ये लिस्ट बहुत छोटी थी, मेन काम ए और बी में हो रहा था, क्योंकि सरकार खतरा नहीं लेना चाहती थी कि हमारे देश के रिसोर्स क्या ना हो जाए कहीं वेस्ट, क्योंकि अंग्रेजों ने अच्छे से चूस लिया था सब हमारे देश को, रिसोर्सेज ही बहुत कम थे हमारे पे। तो कैसे कंट्रोल किया हमें?
मजे मजे में मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, क्या लेना पड़ेगा पहले? लाइसेंस। सेकंड, अगर मैं गांव से अप्लाई करूंगा लाइसेंस तो जल्दी मिलेगा, शहर में नहीं मिलता, क्योंकि सरकार क्या चाहती थी? रीजनल इक्वेलिटीज हो, मतलब सारे रीजन्स डेवलप हो। तो गांव को डेवलप करने का भी प्लान था हमारा। और गांव से खोलोगे तो क्या मिलेगा जाना हमें? कंसेशन, सब्सिडी, सस्ती बिजली, सस्ती जमीन, सब मिलेगा। सारे देश को उठाना है, गांव के लोगों को भी तो नौकरी चाहिए। और गांव के लोगों को नौकरी तब मिलेगी जब गांव में कोई फैक्ट्री खुलेगी, या ऐसी मिल जाएगी? तो देखो, बढ़िया प्लान बना है। और अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है अक्षत, तो ऐसे नहीं मजे मजे में, उसके लिए भी क्या लेना पड़ेगा? पहले सरकार देखेगी भाई, तुम एक्स्ट्रा माल बना रहे हो, यूज भी होगा या नहीं। कहीं ऐसी पेन बनाते जा रहे हो और इंक की सूख रही है तुम्हारी पड़े पड़े, और देश के रिसोर्स खत्म, पेन और इंक। सरकार को विश्वास होगा, डिमांड आ रही है तो वो बनाने देगी। अब हमने सोचा यार ऐसा करते हैं, स्मॉल स्केल को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल वाले ना मशीनें नहीं खरीदते। स्मॉल वाले बिजनेसमैन किससे काम करवाएगा? लेबर। तो मनी इस बहाने किसको जॉब मिल जाएगी? लेबरों को। बड़े बड़े बिजनेस खोलेंगे तो राजी का क्या प्रॉब्लम होगी उस वक्त? वो तो मशीन से माल बनाएगा, तो लेबर को काम नहीं मिलेगा। तो उस वक्त देखो, जो उस वक्त चीज सही थी आज वो गलत है, या उस वक्त जो गलत थी आज वो सही है। तो वक्त की बात होती है सब। उस वक्त गुलाम होके आजाद हुए थे बस, अभी भी हम 1950 की बात है। तो हमने बनाई विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी, जिसका दूसरा नाम था कारवे कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 1955 में कारवे कमेटी। कौन से बिजनेसमैन को बढ़ावा मिलना है? स्मॉल। क्यों मिले? क्यों उनको बढ़ावा दें? हाँ, क्योंकि वो लेबर ज्यादा लगाते हैं। अक्षत आ गया भी। चलो, अब स्मॉल स्केल किसे बोलेंगे, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है डेफिनेशन। कभी 5 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर और बढ़ गया, पर एनसीईआरटी में पुराना जो है वो यही है। क्या बेनिफिट मिलेगा स्मॉल वाले बिजनेसमैन को? फर्स्ट, हमने रिजर्व कर दिया भाई, टेबल, पेन, पेंसिल, छोटे प्रोडक्ट सिर्फ कौन बनाएगा? स्मॉल। इसमें बड़ा नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली छोटों की दुकान चलेगी। चलेगी तो वो लोग लेबर भी रखेंगे, देश में एम्प्लॉयमेंट आ गई, फायदा हो गया। बड़े बिजनेसमैन को कहा भाई तू ये टेबल कुर्सी छोटे काम नहीं करेगा, तू बड़े काम कर। सेकंड, उनको सस्ता बिजली, सस्ती जमीन, सस्ते लोनों का इंटरेस्ट सब मिलेगा छोटे को। तुम हमारे गुलाम लोग जो पुराने बैठे हुए हैं खाली आज, का, काम पे लगाओ सबको। और अक्षत क्या कहा हमने भाई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मतलब इंपोर्ट नहीं करना माल, वही माल कहाँ बनेगा? इंडिया में बने। ताकि किसका भी दुकान चले? हमारी। इसे बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग। हर चीज के लिए बाहर मत देखो कहाँ से माल मिलना है, इंडिया में चलाओ दिमाग, यहां से मेरा आएंगे। अब हमने कहा इंपोर्ट्स रोकने का दो तरीका है। पब्लिक मान लो मानेगी नहीं, पब्लिक को आदत लगवा दी अंग्रेजों ने कि नहीं नहीं भाई, लंदन का ब्रांड का जूता और कपड़े लियो बस। अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया अच्छे से, इंडिया का मत लियो। अब लोगों को आदत लग गई, तो कैसे ठीक करें? दो स्टाइल टैरिफ। जितना माल बाहर से आएगा 100% टैक्स लगा दो। 100 का माल 200। कई चीज 100 की 300। इंपोर्टेड गाड़ियों पे आजकल यही है, बाहर से मंगाओगे 100 वाली चीज 300 में पड़ेगी। एक तरीका। दूसरा कोटा, भाई 10 से ज्यादा गाड़ी इंडिया में नहीं आएंगे इस साल, कोटा बना दो। ताकि अंग्रेजों का माल इंडिया में क्या पहुंचे? कम। तो ऑटोमेटिकली जब हमें इंडियंस को शॉपिंग करनी होगी तो हम कौन सा माल लेंगे अब? इंडियन। इंडियन दुकानें चलानी है बस।
आ गया समझ? टैरिफ और कोटा से कुशान किसको रोक दिया हमने? अंग्रेजों का माल जो इंडिया में। अगला, अब आ गया चैप्टर 3 1991 की एलपीजी। पहला क्वेश्चन, एलपीजी लाए क्यों? पार्थ, सर पे कर्जा क्या चढ़ चुका था? बहुत ज्यादा। सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा बचा था, क्योंकि पेट्रोल वगैरह अभी भी इंपोर्ट हो रहा था, क्योंकि पेट्रोल का जुगाड़ नहीं बन रहा इंडिया में। पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? तो ना गड्ढे खोदते रहे और निकल आएगा एक दिन। है ही नहीं नीचे पेट्रोल हमारे यहाँ। अब सरकार पैसे पे पैसा प्रिंट कर रही है अंधाधुंध, कि भाई हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं, डेट कर्जा चढ़ रहा है। और ये नहीं पता कि जितना अपना पैसा प्रिंट करोगे, अपने नोटों की औकात गिरेगी, तो उससे इन्फ्लेशन होगा देश में। वो करेंसी की कोई औकात नहीं है जो हर रोज प्रिंट कर दो तो। इसलिए हमें क्या लाना पड़ा? एलपीजी। सरकार का चल रहा है डेफिसिट, यानी सरकार पे पैसे आए हैं नहीं और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। तो फिर हम गए वर्ल्ड बैंक, जिसका दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, आईबीआरडी एंड इंटरनेशनल, फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। हमने कहा भाई मदद कर दो, तो उन्होंने कहा $7 बिलियन का लोन दे देंगे, पर शर्त है अपने देश में एलपीजी लाओ। क्योंकि जब तक देश में एलपीजी नहीं आएगा, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा इंडिया वालों। और अगर तुम्हारा बिजनेस ना चला तो हमारा लोन बर्बाद हो जाएगा। हम तो तुम लौटाओगे कैसे? उनको पता था एलपीजी लाओगे तो बिजनेस चल जाएगा और हमारे लोन की किस्तें हमें मिल जाएंगी। ये अमेरिका वालों की शर्त थी। ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके हेडक्वार्टर अमेरिका में, तो एक टाइप से अमेरिका ने शर्त लगाई थ्रू आईएमएफ। क्या राधिका शर्त लगी? 7 बिलियन का लोन मिलेगा, बट एलपीजी लाओ देश, बिजनेस बढ़ाओ और हमारी किस्तें फिर लौटा देना। एलपीजी का पहला है लिबरलाइजेशन, यानी बिजनेसमैन को खुला छोड़ो। अक्षर, जब तक देश में बिजनेसमैन को तुम फ्रीडम नहीं दोगे, उसकी दुकान नहीं चलेगी, तो नौकरियां नहीं होंगी। एक बार याना बिजनेसमैन की दुकानें सेट हो गई, तो क्या सरकार बिजनेसमैन को बोलेगी भाई नौकरी दे किसी को? क्या खुद रखोगे? खुद रखोगे। क्यों? मेरे पास ऑर्डर दबा के आ रहे हैं, मेरी दुकान चल रही है। माल बढ़ाने के लिए अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा या वेट करूंगा किसी की? हाँ, तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, बिजनेस में बढ़ जाए, अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और सरकार पे टैक्स, बोलो, बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है, बिजनेस को बढ़ावा दो, जो आज मोदी की स्ट्रेटेजी है। राइट विंग इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो यही कहते हैं, बिजनेस बढ़े, कैपिटलिस्ट। बाकी देखो हर चीज के साइड इफेक्ट हैं। राइट विंग का साइड इफेक्ट यह है, इनकम इनइक्वालिटी आएगी। जो तेज होगा वो आगे निकल जाएगा, जो ढीला हुआ तो नीचे रह जाएगा। तो हमने कहा भाई फ्री करो बिजनेसमैनों को। पहला, इंडस्ट्रीज को फ्री करो। डी रेगुलेशन, ये जो तुम रेगुलेटर की तरह बिजनेसमैन को घुमाते हो, ऐसे माल मत बना, प्राइस अपने आप से मत सेट कर, कोई फ्रीडम नहीं थी बिजनेसमैन को, फ्री करो। लाइसेंसिंग कंडीशन रिमूव करो। शराब सिगरेट खतरनाक प्रोडक्ट कोई बनाए तो लाइसेंस है। ये पंखा टेबल ये बना लो भाई, जिसको बनाना बनाओ। डिफेंस हथियार वगैरह कौन बनाएगा? बीबी सरकार, वो नहीं। जो स्मॉल स्केल को पहले था कि भाई पेन पेंसिल सिर्फ स्मॉल बनाएगा, तो वो ना कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी उसकी। हमने कहा छोड़ो। डी रिजर्व मतलब पेन पेंसिल भी कौन बना ले अब? बड़ा बना ले। बना भाई, तू सस्ता बना, देश का भला कर। अब 50 साल हो गए हैं, 1950 की पॉलिसी थी, 90 2000 आ गया, तो 40-50 साल हो गए ना।
अब खुला छोड़ो बिजनेसमैन को। अब पहले सरकार रेट बताती थी पेन पेंसिल हर चीज के, अब कौन बताएगा? डिमांड एंड सप्लाई। फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक्स वगैरह को भी अब हमने फ्रीडम दे दी। आरबीआई को हमने कहा, ओ आरबीआई रेगुलेटर मत बन, क्या बन? हेल्पर बन। तूने सबको बहुत प्रेशर बना रखा है, बार बार पे कंट्रोल करता है बैंकों को सबको। तू सिर्फ क्या कर, इनको सपोर्ट, तंग मत कर किसी को। कुशान, बैंक्स जब तक खुले होके बिजनेसमैन को लोन नहीं देंगे, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को टॉप पे लेके जाना है तो बैंकों को भी फ्रीडम देनी पड़ेगी, दे दो लोन, दुकान चलाओ सबकी। खूब प्राइवेट सेक्टर बैंकों को खोलो। अंग्रेज आना चाहता है बैंक लगाने, आ जा भाई अंग्रेज, तू भी आ जा, लगा बैंक यहाँ पर, बांट हमारे बिजनेसमैनों को लोन, हमारी दुकान चलेगी, तेरी किस्तें टाइम पे पहुंचा देंगे हम। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दी। जितनी ब्रांच खोलनी है खोलो इंडिया में। अगला, टैक्स। जब तक मनी टैक्स हाई रहेगा, बताओ हम बिजनेसमैनों की दुकान चलेगी वहां? तो हमने अब एक और प्लान क्या बनाया, टैक्स कम करो। गौरी, टैक्स कम करते बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा? और उसको ऑर्डर्स क्या मिलेंगे अब, क्योंकि कॉस्ट कम होगी मेरी। पहले मान लो 10 का पेन बनाता था, 2 रुपए टैक्स भरता था, 12 रुपए की कॉस्ट आती थी, 13 में बेचता था। अब 10 का पेन बनाता हूँ, 1 रुपए टैक्स है, तो अब मैं 12 में बेच दूंगा। कॉस्टिंग कम होगी, मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा, तो वर्ल्ड में ऑर्डर्स क्या मिलेंगे मुझे, तो फर्क पड़ता है टैक्स से। अब लोग टैक्स इवेजन का प्लान नहीं बनाएंगे। हाई टैक्स होता था तो दिमाग में क्या आता था गौरी राधिका, चोरी करो टैक्स की। अब कम टैक्स है तो बंदा क्या कहेगा, अरे टैक्स दे, बिजनेस कर खुले खुले में। सारे टैक्सेस घटा दो, जीएसटी ले आए, सिंगल टैक्स सब पे, पूरी कंट्री में सेम टैक्स है अब। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करवा दो। डॉलर महंगा हो, हमारी करेंसी सस्ती हो, तो अक्षत अंग्रेजों को क्या लगेगा दिमाग में कि भाई कहाँ से माल खरीदें, इंडिया। घूमने भी कहाँ जाएं, इंडिया में गोवा ही चलते हैं, ताकि इंडिया सस्ते में काम हो जाए। और सॉफ्टवेयर भी कौन सी कंट्रीज से खरीदें, इंडिया। यही सारे एमएनसी कहाँ खोल रखे हैं, ये कॉल सेंटर वगैरह इन्होंने, गुड़गांव, इंडिया। क्यों? हमारी करेंसी सस्ती है, इनकी महंगी है, तो ये वहां थोड़े से पैसे भी देते हैं, हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय खुश, ओ भाई बहुत पैसे मिल रहे हैं, उनका भी भला, हमारा भी भला। तो क्या स्टाइल करो, अपनी करेंसी की वैल्यू सस्ती करवा लो, और अंग्रेजों से ऑर्डर्स पकड़ो, और क्या बोलो, भाई अंग्रेज फैक्ट्री भी कहाँ लगा ले तू, इंडिया, सस्ती पड़ेगी तुझे, और इससे हमारे यहाँ नौकरियां बढ़ेंगी। आए अंग्रेज यहाँ पे, लगा दुकान अपनी। चलो अगला, इन्वेस्टमेंट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी कानून बदल दिए, कोटा हटा दिया। हमने कहा छोड़ भाई, अब जिसने माल लाना है लाओ, ले जाना है यहाँ से ले जाओ। क्योंकि इंडिया में भी अब कंपटीशन हो, तो फॉरेन का माल भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम कंपटीशन सह लेंगे। आ गया भी। तो बिजनेसमैनों को खुला छोड़ दिया, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कर लो, फ्रीडम। सारी ड्यूटीज टैक्सेस क्या कर रहे हैं अब हम, बिजनेस बढ़े बस। अगला, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन में होता है प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करो, और जी ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दो इंडिया को। ये मैंने थोड़ा बहुत अभी बताया, क्या खोल दिया इंडिया में हमने, कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग। अंग्रेज मेन काम अपने देश में कर, और उसका छोटा काम कॉल सेंटर कस्टमर केयर कहाँ खोल ले, इंडिया। तेरा भी भला और हमारा भी भला।
WTO का मेंबर बन गए हम। हाँ गौरी बताओ जरा, WTO। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अभी ध्यान से सुनना सब। WTO का पुराना नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO 95 में बना था, और पुराना वाला ये 48 में बना था। अब इसका मकसद क्या है WTO ज्वाइन करने का, या ना बताओ। इनका मकसद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, माने जितनी कंट्रियां, मान लो हम सब, हमने रूल बना लिया भाई, तू मेरे माल पे टैक्स नहीं लगाएगा, मैं तेरे माल पे टैक्स नहीं लगाऊंगा, ताकि तेरा माल भी मेरे देश में क्या है, ज्यादा और सस्ता, और मेरा माल भी ज्यादा और सस्ता। इससे तेरी दुकान भी ज्यादा चलेगी, मेरी दुकान भी ज्यादा चलेगी, तो जॉब्स तुम्हारे वहां भी ज्यादा। पहले क्या होता था, वो मेरे पे टैक्स लगाता, मैं उस पे लगाता, तो दोनों के बिजनेसमैन परेशान, क्योंकि सेल्स क्या होती थी फिर। तो डील हो गई, जो WTO का मेंबर होगा वो एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगाएगा। प्लान समझ आ रहा है? ये मत समझो ये कोई फालतू की रटने वाली बातें बता रहा हूं। ये स्ट्रेटजीज, दिमाग चलाने, दिमाग खुलता है, कल को अपने काम धंधे में भी हम इस स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। अभी मैंने हिंदी बताई, वही लिखी है, कोई किसी पे टैक्स नहीं लगाएगा, सबका प्रोडक्शन बढ़े, सबका बिजनेस बढ़े, गुड्स सर्विसेज सब, सब कमाए, इंटरनेशनल ट्रेड टॉप पे पहुंचना चाहिए सबका। अब क्रिटिसिज्म, थोड़ा बहुत देखो, LPG का नेगेटिव पॉइंट भी था। हमने पैसा तो बहुत कमा लिया LPG से, सॉफ्टवेयर्स आ गए, AI आ गया, अब आजकल टेक्नोलॉजीज आ गई, GDP कहाँ जा रहा है एकदम हमारा टॉप। पर क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस कम हो रहे हैं, छोटे काम है नहीं, तो जॉब्स क्या हो गई, कम। तो जॉबलेस ग्रोथ प्रॉब्लम आ रही है। अक्षर दोबारा बताओ, जॉबलेस ग्रोथ, GDP तो कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादा मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, पर इसमें अब हमें ज्यादा लोगों की जरूरत, जॉब्स डाउन जा रही। वही मैंने बताया ना, कैपिटलिज्म का ये प्रॉब्लम तो है, समझदार तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, और बेवकूफ वो फिर नीचे रह जाएंगे, या कम दिमाग चलाने वाले। तो इस चीज को लाइफ में लगाना, जिस लाइन को भी 12th के बाद पकड़ो, ऐसी लगाना कि AI मशीनें खा ना जाए हमारा काम, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही है। दिमाग वाले कमा जाएंगे, नॉर्मल रहे तो फिर तुम्हारे काम धंधा सब खत्म फिर। जॉबलेस ग्रोथ है, GDP तो बढ़िया चल रही है। एग्रीकल्चर की बात हुई है कहीं LPG में? तो उनकी सब्सिडीज भी कम हो गई, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उनके ध्यान नहीं दिया, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए नेगेटिव हुई। ऊपर से चाइनीज माल भी मनी सब इंडिया आ रहा है, तो हमारे देश के बिजनेसमैन जो कमजोर होगा, वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा, चाहे एग्रीकल्चर गुड्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल। तो कमजोर बंदा आज के जमाने में इंपोर्टेड माल के सामने दुकान उसकी बंद हो जाती है, जो थोड़े कम क्वालिटी वाले होंगे। ये नेगेटिव पॉइंट है। आ गया? तो कई एग्रीकल्चर के लोग इससे भी परेशान थे कि भाई ये तो बाहर का माल ही आ रहा है, हमारा चल नहीं रहा। सारा फोकस हमारा कैश क्रॉप्स की तरफ आ गया, आटा दाल की तरफ क्या हो गया, शॉर्टेज हो गई। इंडस्ट्रीज वालों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों, क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सस्ता इंपोर्टेड माल कहाँ था, इंडिया में आ रहा था, तो कई बिजनेसमैन परेशान हो रहे थे। और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी रोड्स वगैरह भी अभी ढंग की इंडिया में 91 के बाद अभी नहीं बन पा रही थी। चलो, डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार एसेट्स बेच रही थी, पर सस्ते रेटों पे बेच रही थी, बिजनेसमैनों से सेटिंग कर ली थी उन्होंने। कई पॉलिटिशियंस भी देखो बदमाश होते ही हैं। तो सरकार का लॉस इनडायरेक्टली इससे हो रहा है, देश का लॉस हो रहा है।
कि तुम कम रेट पे सरकारी एसेट्स बेच रहे हो, और टैक्स कम करे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आए, पर इतने ज्यादा आए नहीं कि हमें टैक्स का बेनिफिट मिले। ये मैंने पहले ही बता दिया, टैरिफ मतलब टैक्स लगाना, नॉन टैरिफ मतलब कोटा लगा देना। अगला, सोर्सेज ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फटाफट बताओ फास्ट। पहला, एजुकेशन पे जितना लगाओगे ह्यूमन स्किल्स उतनी बढ़ेंगी। हेल्थ पे लगाओ, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हर टाइप की हेल्थ पे पैसा लगाओ ताकि हमारी ह्यूमन स्किल्स बढ़े। ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी करवाओ और उससे भी ह्यूमन स्किल्स बढ़ेंगी। माइग्रेशन, अलग अलग इलाकों में माइग्रेट जब बंदा करता है, नई नई चीजें सीखता है, उससे भी उसमें स्किल्स बढ़ेंगी। इंफॉर्मेशन सही जगह से एक्सपर्ट लोगों से लेते रहो ताकि लाइफ में डिसीजंस अच्छे हों, नॉलेज पूरी आए मेरे पे। शॉर्टकट क्या बन गया? हेल्थ और ITEN। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है कल। सोर्सेज ऑफ HCF। एक ये नेबुलस वाला भी कई बार आ चुका है कि क्वांटिटी तो बढ़ रही है हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस की, पर जरूरी है क्वालिटी भी बढ़े? तो थोड़ा अनक्लियर होता है। पर जब तक ये लिखा ना हो तुम्हें ये बात नहीं लिखनी, ये एक अलग से नोट है, ये कोई क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, MCQ टाइप के ऐसे में आ सकता। कौन से प्लान में हमें समझ आया था इंसान सबसे बड़ा एसेट है? 7th प्लान। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ गौरी फटाफट। ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट में डिफरेंस। हाँ, ये सिर्फ कहता है कितनी स्किल्स हैं, और डेवलपमेंट कहता है हमें अपने दिमाग को वाइड करना है, इसकी सोच को बढ़ाना है। ह्यूमन कैपिटल कहता है प्रोडक्टिविटी इज एंड रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, चाहे एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेवलपमेंट कहता है नहीं, एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा बहुत जरूरी, ह्यूमंस आर एंड रिजल्ट। प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन, सरकार प्लानिंग नहीं कर रही ढंग से, हमारे स्कूल्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें काफी चीजें रटने वाली हैं जिससे कोई फायदा, तो वो जॉब में कन्वर्ट नहीं हो पाता बंदा, बिजनेस अच्छा नहीं कर पाता वो बंदा। अगला, लोन क्यों लेना पड़ता है बिजनेस गांव वालों को? क्योंकि मशीन वशीन खरीदने के लिए किसानों को लोन, और उनका बीज आज बोए फल आने में साल लगेगा, तो जेस्टेशन पीरियड क्या है राधिका, बहुत बड़ा, इसलिए लोन चाहिए। नॉन इंस्टीट्यूशन से भी मिलता है, और नॉन इंस्टीट्यूशन मनी लेंडर्स जो कि उनको लूटते हैं, रिलेटिव्स वगैरह चलो सस्ते पे दे देते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स और ये सब। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी गांव के फाइनेंस का हेड कौन है रूरल बैंकिंग का? नबार्ड। कब बना था? और इसका काम है जितने गांव की इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो लोन देती हैं उनको कंट्रोल करना कि कहीं ये कोई फ्रॉडी काम ना हो रहा हो। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है? पर गांव के बैंकिंग का हेड नाबार्ड, गांव की बैंकिंग, रूरल फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। मैंने क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो और जरूरतमंद को लोन दो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट वाला सिस्टम। गांव के बैंकों की प्रॉब्लम, पैसे बहुत कम है, गरीब बंदों को फार्मर को लोन ही नहीं मिलता, ओवर ड्यू बहुत ज्यादा है, हर जगह ये कवर नहीं हुए एरिया में, और रेड टेपिज्म मतलब रूल्स रेगुलेशंस पेपर वर्क बहुत ज्यादा है।
मार्केटिंग में गांव वालों को क्या प्रॉब्लम आती है? वेट मशीन गलत, उनको चूना लगा देते हैं एजेंट लोग गलत वेट लगा के। उनको प्राइस करेक्ट नहीं पता, तो एजेंट बेवकूफ बना जाता है। गोडाउन नहीं है उनपे, माल खराब हो जाता है और एजेंट्स पहुंच जाता है। सरकार क्या करे? अपने कानून लाए, उनको कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको कॉपरेटिव्स के थ्रू कहे भाई काम करो। कॉपरेटिव मतलब मिलजुल के करो। सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, तुम्हारा जितना माल ना बिके हम खरीद लेंगे मिनिमम रेटों पे, सपोर्ट प्राइस। और इस माल को फिर सरकार राशन की दुकानों पे बांट देती है, पीडीएस। नए चैनल्स, डायरेक्ट, वही सरकार क्या चैनल से बनाए, डायरेक्ट सेलिंग, किसान डायरेक्ट मैकडॉनल्ड्स के साथ डील करे। सरकार वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला हो गया, ये मैकडॉनल्ड वाला। और डायरेक्ट चैनल में सरकार ने सब्जी मंडियां खुला दी। इसका मैंने शॉर्टकट बताया था। अपना शहर है हरियाणा, तो अपनी मंडी हरियाणा। पुर पुर पुन ऐसे बना लो उसको। यू यू उजावर नायडू, ये रायता आंध्र प्रदेश वाले फैलाते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? क्रॉपिंग पैटर्न बदलो, कभी एक क्रॉप कभी दूसरा क्रॉप। फिर थोड़ा और जगहों पे भी शिफ्ट करो। जैसे मैंने क्या बोले किसानों को, आटा दाल तो उगा रहे हो, फिशिंग और डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, घी बटर और काम भी खोल लो। लाइफ स्टॉक, गाय भैंस पालना और करो। क्यों करें डाइवर्सिफाई राधिका? ये रिस्क कम हो, लॉन्ग टर्म कमा सकें, ऑन सीजन ऑफ सीजन हर कुछ ना कुछ काम हो जाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर पहले ही क्या है, बहुत ज्यादा क्राउडेड। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं कुशान, हम डाइवर्सिफाई करो। आईटी का इस्तेमाल करो, वेबसाइट सॉफ्टवेयर किसानों को भी सिखाओ, ताकि उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन एप्स के थ्रू मिले, करेक्ट प्राइस पता चले और उनको एजेंट बेवकूफ ना बना पाए। टिप्स मिलती रहेंगी। और सब लोगों को थोड़ा, हम एक टीम बना के बिठाएंगे गांव में आईटी की, तो कुछ जॉब्स भी जनरेट हो जाएंगी। ये लास्ट इस चैप्टर का, डाइवर्सिफाई कराओ। शहर और गांव को लिंक करो, रोड्स अच्छी बनाओ ताकि गांव का माल फटाफट शहर में पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन सब दो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी वही मैं देख रहा था उस दिन, कईयों की थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, मैं इसलिए स्पेशल लिख के लाया हूं। कुछ को कभी कभी जॉब मिलती है, कुछ को परमानेंट, फिर तनख्वाह नहीं मिलती। अब ये चीज बहुतों की मिसिंग थी। क्या? कितनी लेबर थी हमारी? 40। ये पॉपुलेशन नहीं है, ये लेबर है, मतलब जो काम कर सकते हैं, 47 करोड़। और थोड़ा बहुत याद रखना है, गांव में कितने रहते हैं? 2/3। ये डेटा याद रखना है भी। 47 करोड़ और गांव में कितने? 2/3। 1/3 शहर में। अब 47 करोड़ में 70% मेल है और बाकी बस इतना याद रखो। समझ आ गया नेचर? ये लिखना है। देश में काम कितना हो रहा है, इसको नापते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब वर्कर्स अपॉन पॉपुलेशन। जितना ये बड़ा होगा, बताओ कुशान, देश के लिए अच्छा है। पता चले पॉपुलेशन तो इतनी सारी है, काम करने वाले 5-10%, बाकी सारे बुजुर्ग, जो कि यूरोप, रशिया, इधर अपना लंदन साइड, यूके साइड में प्रॉब्लम है। चाइना में बढ़ रही है, अभी नहीं है पर बढ़ रही है। पर यूरोप साइड में ये बहुत हो गया, शादियां हो नहीं रही, तो पॉपुलेशन तो है बुजुर्गों की बहुत, यंग नहीं है वर्कर। जॉबलेस ग्रोथ करा दिया। और ये सब हो गया। सरकार डायरेक्ट जॉब कैसे देती है? डायरेक्ट खुद बनाए सरकार, अगर हाईवे या गवर्नमेंट कंपनीज जॉब दे दे, ये तो होती है डायरेक्ट जनरेशन। या मनरेगा में जॉब दे दे 100 दिन की, हर लेबर को, गरीबों को मिलती है। गवर्नमेंट पैसे खर्चती है यहाँ। इनडायरेक्ट
ये ट्रिकल डाउन होती है। सरकार सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाती है, स्टील का, स्टील अथॉरिटी सरकार का है, उससे ऑटोमेटिकली जिस जिसको स्टील चाहिए उनका बिजनेस बढ़ता है, और सरकार जिनसे रॉ मटेरियल लेती है उनका बिजनेस बढ़ता है। तो ये हो गया कौन सी जॉब्स? इनडायरेक्ट जॉब्स। आ गया भी। डायरेक्ट भी जॉब देती है सरकार, और सरकार के स्टेप्स से इनडायरेक्टली बहुतों की दुकान चलती है। नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? इकोनॉमी स्लो चलेगी तो जॉब्स नहीं आएंगी। पॉपुलेशन, जॉब आती है 100, पॉपुलेशन 300 आ जाती है। हमारे मुसलमानों की टीमें तुम्हें बता रखी हैं ऐसी हैं, इतनी पॉपुलेशन कर रखी है, तो गड़बड़ हो जाती है उससे। एग्रीकल्चर में भी थोड़ी अंडर डेवलप्ड है अभी, स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो उससे कई लोगों की नौकरियां जा रही। क्या करें अब नौकरियां बढ़ाने के लिए? आप मोदी का दिमाग देखो, आसपास जो हम जो देख रहे हैं, अंग्रेजों को पकड़ के लाओ। क्या भाई, दुकान लगाओ, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ, पॉपुलेशन को काबू लाओ। अब इसका भी बिल आने वाला है, देखो पास कब होता है वो, कि भाई 2 से ज्यादा बच्चों पे कोई फैसिलिटी सरकार से नहीं मिलेगी। सेकंड, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ ताकि उन लोगों का काम बढ़े। स्मॉल बिजनेस को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दो क्योंकि वहां जॉब्स ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की सरकार मदद करे, उनको फाइनेंस दे ताकि वो कोई रेडी रिक्शा कुछ खरीद के अपना काम कर लें। और टेक्निकल कोर्स कराओ, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा 10वीं 12वीं, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, पंखा रिपेयरिंग, छोटे छोटे कोर्स करा दो ताकि वो कोई ना कोई काम करता रहे जिंदगी भर। और नहीं तो मोबाइल के कवर चढ़ा ले, वो लगा दे ऊपर, ये सब बिजी करना है। एनवायरमेंट रिसोर्स देता है, हमारे कचरे को एब्जॉर्ब करता है, जिंदगी की हवा पानी देता है, और एस्थेटिक मतलब ब्यूटी देता है। इसमें भी भाई डेफिनेशन में गड़बड़ हो रही है, मैंने टेस्ट में कह रहा था। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन रीजनरेशन। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन पॉल्यूशन। ध्यान रखना है, मैं जानबूझ के अभी करा रहा हूँ, कल पेपर है, कई चीजें याद रह जाएंगी फिर अभी देखोगे तो। अब एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत हो रहा है, वेस्ट ज्यादा हो रहा है, रिवर्स, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। रिवर्स सूख गई हैं, और अब हमें रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड करनी पड़ रही है। ये पॉल्यूशन और ओवर एक्सट्रैक्शन के साइड इफेक्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बीमारियां बताओ, आज ज्यादा फैक्ट्रीज खुलने से बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, कैंसर भी बढ़ गया इसी चक्कर में। तो कुछ पाने के लिए जो खोया उसको क्या बोलते हैं हम? इंडस्ट्रीज पाली, पर अपनी हेल्थ, नदियां, पानी, हवा, ये सब खराब हो गए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। तो इंडस्ट्रीज वगैरह पाली, पर बहुत कुछ खो दिया। ग्लोबल वार्मिंग में भाई रीजंस भी देने हैं और थोड़े इफेक्ट्स भी देने हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, कई जानवर मर रहे हैं, आग लग रही है गांव खेतों में, वाइल्ड फायर जंगलों में। बायोपेस्ट कंट्रोल वगैरह का भी भाई ध्यान रखना है। केमिकल्स से हमें कंट्रोल की बजाय कुदरती, जैसे गांव के लोग सांप पाल लेते हैं, पीकॉक पाल लेते हैं, ताकि कीड़े को, चूहों को सांप, मोर और जानवर खा लें, और हमें दवाइयों का इस्तेमाल क्या करना पड़े, कम से कम या ना। ग्रुप्स क्यों बनाने चाहिए आपस में? मैंने बताया था ना, रीजनल ग्रुप्स। ये कम्यून ग्रुप फार्मिंग नहीं कह रहा मैं। रीजनल ग्रुप्स मतलब कंट्रीज को ग्रुप बनाना चाहिए ताकि आपस में एक दूसरे पे अगर कोई हमला करे तो हम मिलके, जैसे नेटो का जो बार बार आता है, तो नेटो कई कंट्रीज का ग्रुप है, तो कोई एक पे हमला करेगा तो सारे नेटो एक साथ हमला करेंगे, तो इससे थोड़ा डर रहता है। जीएलएफ में क्या हुआ था?
बड़ी जंप लगाओ, यानी सब तरफ बल्क लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजिंग और फैक्ट्रीज छोटी छोटी सेटअप करी थी, वेड़े में भी लगा दी थी, बैकयार्ड। कम्यून्स यानी ग्रुप फार्मिंग स्टार्ट करी थी। फिर आया कल्चरल रेवोल्यूशन 66 में, अलग अलग जगह बच्चों को भेजा, नॉलेज सीख के आओ। फिर आए रिफॉर्म्स, पहले किस में आए, एग्रीकल्चर। कम्यून्स को फिर वापस प्लॉट बना दिया और रेंट लेते थे उनसे फिक्स। फेज टू में इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने फिर से बढ़ावा दिया, सरकारी कंपनीज एसओई के सामने प्राइवेट बिजनेसमैनों को भी खड़ा कर दिया, कंपटीशन बढ़ाया। डुअल प्राइसिंग, पहला कुछ स्टैंडर्ड जो 100 पीस है मान लो, वो सरकारी रेटों पे, उसके ऊपर मार्केट रेट्स पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोल दिए चाइना ने, जहां हर चीज क्या मिलेगी, बहुत सस्ती, कम टैक्स, सस्ती जमीन, ये सब, ताकि उनकी कॉस्टिंग क्या है बिजनेसमैनों की, कम। चाइना इतनी आगे कैसे बढ़ गया, रिफॉर्म्स, एसईजेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल भी अच्छा किया, और लास्ट क्या, खाली पॉलिसी बनाई नहीं, इंप्लीमेंट भी करी। और पहले छोटे लेवल पे करता था वो, चाय का एग्जांपल दिया था ना। पाकिस्तान की बर्बादी, भाई टॉप लिस्ट क्वेश्चन है, बोलो फटाफट। पहला, उसका एक्सपोर्ट ऐसे वोलेटाइल है, कभी आटा उसका जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस, एग्रीकल्चर का, अच्छा हो जाए बारिश तो टॉप, ना हो तो एक्सपोर्ट से जो इनकम है वो उसकी रेगुलर इनकम वोलेटाइल बहुत। उनके लोग मिडल ईस्ट में, दुबई, इधर उधर जॉब करते हैं, वहीं से डॉलर आता है कमा के, जॉब मिल गई तो ठीक, ना मिली तो खाली बैठे हैं। तो इनफ्लो डॉलर्स का ना के बराबर है, अच्छा नहीं है उनका। और लोन्स उठा रखे हैं चाइना से बहुत ज्यादा, किस्तें भरता नहीं, तो वो भी प्रेशर बनाते हैं इसके ऊपर। अनस्टेबल गवर्नमेंट, कभी सरकारें होती हैं कभी आर्मी होती है, तो कोई बड़े इन्वेस्टर बताओ पाकिस्तान में जाके बिजनेस नहीं करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर। इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बताओ भाई, सारे टॉप लिस्ट क्वेश्चन इंडियन ही को 1 घंटे में निपटा दिए।